Good morning everybody. In 12th class, your unit is the 10 haloalkane. About the preparation of haloalkane we have already discussed in previous video. Today we have to start the properties of the haloalkane. Now first of all, what is the physical properties of haloalkane? Number 1, alkyl halide, they are colorless. Bromide and iodide, in the presence of the light, they are in yellowish color. So most of the alkyl halides are colorless, but the iodide and bromide are slightly in color. Number 2, सभी हैलाइड जो हैं वो हरे रंग की ज्वाला के साथ में जलते हैं. ये इनकी बर्निंग प्रॉपर्टी हो गई. मतलब जब आप इनको बर्न्स करेंगे तो उसमें आपको ग्रीन कलर की जो फ्लेम है वो जलती हुई नज़र आएगी. ये इसकी आइडेंटिटी भी हो सकती है. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अणु बाहर बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं. मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग इन ऑर्डर देन द बीपी एंड द एमपी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर आल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. शाखित हैलाइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अशाखित से कम होता है. तो जब एल्केन में जब शाखाएं होने लगती है, ब्रांच कंडीशन आ जाती है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो स्फेरिकल होने लगती है. और स्फेरिकल होने के कारण उनके बीच में कांटेक्ट सरफेस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कम हो जाती है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे पड़ता है, इसलिए ये कम हो जाएंगे. तो जो नॉन ब्रांच एल्केन हैलाइड्स हैं वो मेल्टिंग पॉइंट उनके हमेशा ज़्यादा होंगे. एग्जांपल देखिए, जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, अगर इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट की आप कंपैरिजन करें तो आइसोब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा कम होगा ब्यूटेन से, नॉर्मल ब्यूटेन से. एल्किल आयोडाइड अधिक सक्रिय हैलाइड होता है. अगर हम इनकी हैलोजन की एक्टिविटी के बारे में देखें तो हैलोजन की एक्टिविटी जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये एक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है. एल्किल हैलाइड RCH2X, तो ये X जो है वो इट में बी दी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो जो आयोडीन साल्ट होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है. तो Ci बॉन्ड जो है यहाँ पे CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज जो है वो आयोडीन की तरफ होगी, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन ईजी हो जाएगा और तब फिर उनकी जो केमिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हुआ. अब हम आ जाते हैं सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण जो है वो किस प्रकार से होंगे, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है. तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट में जब हम एल्किल हैलाइड के बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ एक विशेष प्रकार की रिएक्शन है, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको SN से डिनोट करते हैं हम, SN. तो ये इनकी बेसिक मैकेनिज्म है एल्किल हैलाइडों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. क्योंकि देखिए हैलाइड में क्या होता है कि ये जो CX बॉन्ड होता है ये पोलराइज होता है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस CX बॉन्ड में क्योंकि हैलोजन का प्रतिस्थापन जो है वो किसी दूसरे हैलोजन के द्वारा ही हो, तो हैलोजन के चार्ज कौन सा हुआ, नेगेटिव, और नेगेटिव स्पीसीज क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल. इसलिए इनकी जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेस पे होती है. ये आप इसके डिटेल में आगे पढ़ेंगे. इसके बाद इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है, विलोपन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं हम, और रिएक्शन विद द मेटल्स, ये मेटल के साथ भी काफ़ी एक्टिव हैं. और रिडक्शन रिएक्शन इनके अंदर होता है क्योंकि अच्छे आपके रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इनकी बेसिक मैकेनिज़्म है. तो इस बेसिक मैकेनिज़्म में देखिए
कि ये यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये दो प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। एक आपके SN1 और दूसरा आपके SN2। तो SN1 और SN2 या डिनोशन इसका ये है, इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इसको बोलेंगे बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इनका जो डिनोशन है वो शॉर्टली वो हम SN1 और SN2 से इसको डिनोट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले स्थिति देखिए कि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है SN1 के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ क्या होता है कि ये RCX, ठीक है, ये हमारा RCX है, इसमें क्या होगा, विषमांशन होगा, अर्थात इसमें हेट्रोलाइसिस होता है और हेट्रोलाइसिस से ये जो शेयर्ड पेयर है ये किस तरफ आ जाएंगे, X की तरफ। X क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन इज मोर देन द कार्बन चेन। तो इस तरह से अब ये जो स्थिति है इसमें जैसे ये आपका हेट्रोलाइसिस हुआ तो RCH2 जो है ये तो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लस द X विल बी दी नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो स्टेप होता है ये इसका स्लोवर वन है, ये स्लो स्टेप कहलाता है। स्लो स्टेप इसलिए क्योंकि जब ये आपके अनब्रांच स्थिति में होंगे RCX तो उस समय जो ये इसका माइनस आई इफेक्ट है एल्किल कार्बन चेन के एल्किल ग्रुप का वो कम होता है। इसलिए ये जो अनब्रांच एल्किल हैलाइड हैं इनके विषमांशन के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्लो स्टेप जो रिएक्शन है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। इसको हम रेट डिटरमाइनिंग अर्थात रिएक्शन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी RCH2X, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है कि यूनिमोलिकुलर हो गया, इसलिए इसको रिएक्शन को हम बोलेंगे SN1। तो SN1 के अंदर क्या है कि X का जो हटना है न्यूक्लियोफाइल का हटना ये स्लोइंग स्टेप पे होता है। कार्ब कैटाइन का जो फॉर्मेशन है ये आपके स्लो स्टेप फॉर्मेशन कहलाता है। तो कार्ब कैटाइन जो है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि ये RCH2 जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो था ये तब फिर अटैकिंग जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उससे ये रिएक्शन करता है और तब फिर ये रिएक्शन बन जाती है RCH2NU। ये जो है ना वो फास्ट स्टेप है। तो फास्ट स्टेप में तो क्या हुआ कि दो स्पीसीज का होना जरूरी हो गया। तो फास्ट स्टेप से तो हम वेलोसिटी डिटर्मिनेशन कर नहीं सकते। तो वेलोसिटी डिटर्मिनेशन किससे करेंगे, जहाँ पर आपके वेलोसिटी डिटर्मिनेशन इन हाई स्पीड और स्लोवर स्पीड में ये फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। तो SN1 में जो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन है ये स्लो स्पीड में होता है, इसलिए इसको वेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। कार्ब कैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो अभिक्रिया में सरलता से इस तरह से होगी कि ये 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो थर्ड कार्ब कैटाइन है 3 डिग्री, टर्शरी कार्ब कैटाइन जिसे बोलते हैं, ये अधिक स्थायी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ 3 डिग्री हैलाइड जो है वो SN1 दर्शाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि SN1 के लिए आपको ये 3 डिग्री RR ये से बना लीजिए, तो ये आपका बन गया टर्शरी। तो ये जो SN1 मैकेनिज्म है ये वास्तव में 3 डिग्री हैलाइड के लिए है। जो सेकेंडरी हैलाइड होते हैं उसमें होता तो है लेकिन अपेक्षाकृत ये कम होता है, लेकिन 3 डिग्री तो जो है वो कंप्लीटली आपको SN1 मैकेनिज्म ही बताएंगे। तो SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री का करैक्टरिस्टिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस आई जो है ना वो थ्राइस टाइम हो जाता है। तो हेलोजन को रिमूव करने के लिए हमें किसी एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये एल्किल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है वो इटसेल्फ जो है ना इट में बी कन्वर्ट इनटू दी कार्ब कैटाइन टर्शरी। तो ये CH2 में अब जब इसमें थोड़ा आप चेंज करिए, ये इसको अब टर्शरी कार्ब कैटाइन यहाँ बनाएंगे तो ये R और ये R।
ठीक है। तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन के बारे में जो आपको देता है। मध्यवर्ती कार्बोकैटायन जो है ये समतलीय संरचना है और इसमें न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण जो है वो X दोनों दिशाओं से हो सकता है। अर्थात यदि सब्स्टिट्यूशन हो तो जैसे हम इस पे आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो ये इसकी रिएक्शन को आप OH से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हमारा R ये प्लस और प्लस OH। अब ये OH जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इसमें जो है ये बड़ी फास्ट स्पीड से हो जाएगा कि R ये R और ये OH, तो टर्शियरी एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। हमने रिएक्शन किससे कराई है कि इस टर्शियरी जो हमारा हैलाइड था इसको KOH से हमने अभिक्रिया कराई है। तो KOH जो है वो आपका OH आयन देगा, OH आयन इज द न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया। इस तरह से इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और इसमें से जो आपके रिमूवल है X का, ये X जो है ना वो K से फिर रिएक्शन करेगा। इसके कंप्लीट मैकेनिज्म में आप इसमें देखिए यहाँ कि ये KOH जो है ये K प्लस और OH नेगेटिव बनाएगा, तो OH का तो अटैकिंग हो गया। अब ये K जो है ना वो प्लस X नेगेटिव जो हमारा रिमूवल न्यूक्लियोफाइल है उससे रिएक्शन करके ये KX बना लेता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो है वो रिएक्शन SN1 की हो जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं SN2 के बारे में। SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अब SN2 मैकेनिज्म, ये सभी जो आपको अभी बताया गया था ये सभी SN1 मैकेनिज्म के स्टेप्स थे। अब SN2 को देखिए कि SN2 जो है वो किस प्रकार से हो। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ जो है ये क्रिया जो है एक ही पद पर पूर्ण केवल संक्रमण अवस्था बनती है। तो यहाँ क्या होता है SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले ये हमारा प्राइमरी हैलाइड, अर्थात ये कौन से हैलाइड बताएंगे, 1 डिग्री जो हैलाइड होते हैं, ये 1 डिग्री हैलाइड, तो RCS2X ये 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड जो होते हैं ये इस तरह से रिएक्शन करेंगे कि यहाँ क्रियाविधि जो है वो SN2 हो जाए। संक्रमण अवस्था में दोनों अणु RX और NU समान रूप से भाग लेते हैं, अर्थात ये R और इसकी KOH, तो KOH से बनेगा आपका K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस तरह से करेगा कि अब यहाँ पे आप OH माइनस को अटैकिंग बताइए, तो ये R C और ये H और ये H। अब यहाँ पे देखिए स्थिति ये बन जाती है कि ये विपरीत दिशा से, अर्थात इस H को आप जो है यहाँ लिखें और ये तो हमारा हो गया OH और ये हो जाएगा आपका X हेलोजन, ठीक है। तो इस X के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर OH जो है वो अटैक करेगा। अब ये ट्रांजिशनल स्टेट बनेगी। ट्रांजिशनल स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन का एटम जो है वो पेंटावेलेंट हो जाता है, तो पेंटावेलेंट होने पर ये एक संक्रमण अवस्था कहलाएगी। ये जो स्टेप होता है ये हमारा स्लो स्टेप है, ये जो स्टेप है वो स्लो है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा। कारण क्या है कि X जो है वो अपने लोन पेयर जो है उस कार्बन को देगा, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से अब ये RCH2OH और प्लस X नेगेटिव। तो इस संक्रमण अवस्था से हैलोजन का जो विस्थापन है वो बड़ी ही फास्ट स्पीड पे होता है, और जो उसका ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है
ये स्थिति जो है वो स्लोअर स्टेप में होती है। अब क्योंकि स्लो स्टेप इज़ द वेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है वो एक इंटरेक्शन होता है, तो मॉलिक्यूल के अंदर दो अणु भाग ले रहे हैं, अर्थात इस अणु के अंदर इस रिएक्शन में दो अणु भाग लेते हैं तब ये प्रोडक्ट बनता है। तो दो अणुओं के कारण इसका नाम हो गया बाइमोलिकुलर SN2। तो संक्रमण अवस्था में NU का आक्रमण X के बिल्कुल विपरीत अर्थात 180 डिग्री के लगभग होता है और ये बैक साइड अटैक के नाम से जाना जाता है। संक्रमण अवस्था का कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट हो जाता है, इसलिए ये अस्थायी हो जाएगा और शीघ्रता से ही ये RCOSX में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात अभिक्रिया की जो दर है हमारी रिएक्शन वेलोसिटी वो इस KOH और RCH2X दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात इन दोनों के समानुपाती में होगी। अब क्रियाकारक जो है अर्थात जो हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में विन्यास विपरीत हो जाता है, इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं और इसको वाल्डन प्रतिलोम के नाम से भी या वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा हुआ कि जिस दिशा में पहले X था उस दिशा में न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसको जब आप टेट्राहेड्रली शो करोगे तो ये हमारा सेंट्रल कार्बन ये इस स्थिति में, तो ये RCH2 और ये X ये था पहले। अब जब इस पे नाभिक स्नेह का अटैक हुआ NU का, तो NU क्या है कि इसके अपोजिट में आएगा। कहने का मतलब ये अब स्थिति आपकी ये बन जाएगी कि ये NU यहाँ आएगा, ठीक है, और R हमारा यहाँ हो गया और ये H, तो RCH2 NU। अब आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल रिवर्ट हो गया है, मतलब इसमें ये इधर जो है वो राइट हैंड साइड पे है, जब प्रोडक्ट बनता है तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग होता है वो अब क्या जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको कहते हैं हम वाल्डन इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाता है। ये इस SN1 की एक जो मैकेनिज्म है इसकी विशेषता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कि सबस्ट्रेट में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में बाह्य जो बाधा उत्पन्न होती है त्रिविम बाधा, उसके विन्यास के कारण अगर आप एल्किल हैलाइड की तरह से इसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर को देखें तो ये 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा और 2 डिग्री सब कम, फिर 3 डिग्री सबसे कम, SN1 में सबसे कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको प्राइमरी से टर्शियरी की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे R की संख्या बढ़ने लग जाती है और R की संख्या में वृद्धि होने से ये स्टेरिक हिंड्रेंस अर्थात त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि जो हमारा प्राइमरी हैलाइड है वो SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन देता है। अब हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि SN1 से जो है ना वो 3 डिग्री और जो SN2 है वो 1 डिग्री, और दोनों का जो 50-50% है SN और SN2 ये 2 डिग्री अर्थात सेकेंडरी हैलाइड में रिएक्शन करता है। तो इस तरह से इस संक्रमण अवस्था को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कौन सा हैलाइड SN1 देगा और कौन सा हैलाइड SN2 देगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे नेचर ऑफ दी सबस्ट्रेट कि हमारे सबस्ट्रेट की जो नेचर है वो क्या है, उसके आधार पे ही ये रिएक्शन जो है वो तय की जाएगी कि वो SN1 होगा या SN2 होगा। जैसे देखिए पहले रिएक्शन विद द KCN अर्थात पोटेशियम साइनाइड, तो पोटेशियम साइनाइड से ये K+ और Cn नेगेटिव, तो ये साइनाइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल बना, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है जब इसे प्राइमरी हैलाइड अर्थात RCH2X से रिएक्शन करे तो RCH2 ये X+ Cn नेगेटिव, तो इससे हमारे पास में उत्पाद क्या बन गया कि RCH2 C�BN, इसको कहेंगे एल्किल साइनाइड। अब ये जो एल्किल साइनाइड बना है क्योंकि ये C और K जो है वो उस X के साथ रिएक्शन करके KX बना लेगा। अब ये एक बड़ा ही जो प्रोडक्ट बना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमें कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। जैसे
अगर हम ये कहें कि इसका हमने अगर कंप्लीटली जो है वो हाइड्रोलाइसिस कर लिया पूर्णतया, मतलब इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें, तो फिर हमको यहाँ पे एसिड प्राप्त हो जाएगा। और ये एसिड जो है वो RCOOH, ये एसिड प्राप्त हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है। और प्लस आपका NH4Cl प्लस NH4Cl। और इसी को अगर हम हाइड्रोलाइसिस को एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएं जिसपे SN और HCl हो, और उससे जो एचाइन आते हैं वो एचाइन फिर जो है उसको H3O में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमें प्रोडक्ट बन जाता है RCHO अर्थात एल्डिहाइड। तो SN HCl से रिडक्शन करने पर ये साइनाइड जो हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर इसको पार्शियली करा जाए, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एचाइन, तो उस स्थिति में अब ये बन जाएगा RCONH2 अर्थात एमाइड, ये एमाइड बन जाता है। और इसका अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दिया जाए अर्थात ये रिडक्शन अपचयन, तो फिर ये बन जाएगा RCH2NH2। तो देखिए इस एल्किल साइनाइड से कितनी तरह की प्रिपरेशन हो गई हमारे पास में। हम इससे एल्किल साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, इससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, इससे हम एमाइड भी बना सकते हैं, और इसी से हम एल्किल अमीन भी बना सकते हैं। तो ये इस रिएक्शन की एक इम्पॉर्टेंस है कि साइनाइड को हम किस तरह से आगे कन्वर्ट करें, और फिर ये साइनाइड जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या हो। अब यहाँ पे देखिए कि साइनाइड के साथ में यही रिएक्शन जो है वो अगर AgCN से कराई जाए, ठीक है, सिल्वर साइनाइड से, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो RCH2X प्लस AgCN, तो यहाँ पे हमें ये RCH2N, ये जो है आपका आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो गया। तो सिल्वर साइनाइड के साथ में ये एल्किल साइनाइड जो है वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं, और पोटेशियम साइनाइड से ये साइनाइड बनाते हैं। तो ये KCN क्योंकि आयनिक नेचर का है, और AgCN जो है वो कोवलेंट नेचर का है, और कोवलेंट नेचर में ये जो आइसोसाइनाइड है फॉर्मेशन होता है, ये इसके जल अपघटन अगर करते हैं तो RCH2NH2। अब इसको अगर आप हाइड्रोलाइसिस करें ये H2O, तो इससे में बन जाएगा RCH2NH2 अर्थात एल्किल अमीन। तो आइसोसाइनाइड का जल अपघटन करने से एल्किल अमीन। और अगर इसका आप रिडक्शन कर देते हैं, ये रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन से हमें सेकेंडरी अमीन बनेंगे। तो RCH2NCH3, तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ पर इसको आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने से हमें अमीन, और उसका रिडक्शन करने से सेकेंडरी अमीन। तो ये प्राइमरी अमीन बनाने की एक रिएक्शन हो गई, इससे हम सेकेंडरी अमीन भी बना सकते हैं। तो ये AgCN के साथ में रिएक्शन। उसके बाद देखिए KOH और AgOH। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड अर्थात OH आयनों का जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो प्रोडक्ट को तय करेगा कि ये प्रोडक्ट कौन से बनेंगे। तो RCH2X पे आप रिएक्शन कराइए, किस किस की, एक तो आप करा दीजिए KOH की, तो KOH से तो हमें सीधा एल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। और अगर इसी में आपने प्लस AgOH रखा तो फिर यहाँ देखिए रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड के अंदर जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो है वो एल्कोहल ही बनेंगे इसमें। अब ये जो स्थिति है वो RCH2OH हो जाएगी, और प्लस AgX, तो KX हो गया और AgOH। इसको हम नम सिल्वर ऑक्साइड के नाम से भी जान सकते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये एल्कोहल फॉर्मेशन करेंगे। और उसके बाद देखिए KNO2 और AgNO2 के साथ रिएक्शन, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। कि RCH2X की जो रिएक्शन है वो अगर आप KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड,
तो आपका कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा RCH2 और फिर ये ON डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं हम एल्किल नाइट्राइट। तो RCH2X के साथ में प्लस KNO2 करने से हमें एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होंगे। और अगर आपने इसको AgNO2 से रिएक्शन कराया सिल्वर नाइट्राइट से, तो फिर आपको यहाँ पे बन जाएगा RCH2 और ये N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कहते हैं नाइट्रोएल्केन। तो ये नाइट्रोएल्केन और ये बन गया आपका एल्किल नाइट्राइट। तो ये दोनों से रिएक्शन Ag2O से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन होगा, इसे हम विलियमसन सिंथेसिस भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये Ag2O के साथ में RCH2X, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो RCH2 ऑक्सीजन, फिर ये CH2 और फिर ये R, तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन होता है। और Na2S के साथ कराएंगे तो फिर आपको यहाँ पर थायो ईथर प्राप्त हो जाएगा। KS से कराएंगे तो भी आपके थायोल प्राप्त होगा। और एक रिएक्शन इसकी इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए कि इसको हम एसिड साल्ट ऑफ सिल्वर से कराएं। RCH2 की जो रिएक्शन है वो RCH2X की रिएक्शन जो है वो CH3COOAg अर्थात सिल्वर साल्ट ऑफ एस्टर, तो यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो RCH2OC डबल बॉन्ड O, ये CH3, तो ये एस्टर फॉर्मेशन होता है कब, जब सिल्वर एसीटेट के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है। इसी तरह से RX की NH3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कई प्रकार के अमीन जो हैं वो प्राप्त होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये डिपेंड करेगा कि एल्किल हैलाइड प्राइमरी है क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और एल्काइलेशन ऑफ दिस C6H6 एट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये बेंजीन के लिए की जाती है। तो यहाँ पे बेंजीन जो है वो ये CH3Cl, इससे हमें CH3 प्लस ये प्राप्त हुआ। CH3 की रिएक्शन को आप बेंजीन वाले के अंदर सब्स्टिट्यूशन कराइए तो इससे में फिर ये CH3, इसको कहते हैं टोलिइन। तो एल्किल हैलाइड से ये एल्काइलेशन कहलाता है बेंजीन का, और इसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये रिएक्शन जो है वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो ये सब आपके SN2 मैकेनिज्म पर बेस, SN1 मैकेनिज्म पर बेस्ड ये रिएक्शन प्रॉपर्टीज़।